प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि अब की बार 22 फरवरी को हिंदी कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और बिल्कुल ऐसे ही कॉपी लिखना जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा और 70 में से लाने की पूरी गारंटी है। और बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में हिंदी के कॉपी लिखते समय कौन कौन सा तरीका अपनाना है और बोर्ड कॉपी लिखते समय टॉपर कौन सा तरीका अपनाते हैं। सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बोर्ड कॉपी कैसे भरना है, OMR आंसर शीट कैसे भरना है, सब कुछ मैं आप सभी को पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो उसको भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर करना। आइए बच्चों, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले ये कक्षा 10 के बच्चों का हिंदी का वायरल प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। तो बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार से बोर्ड का पेपर आपको पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं, कुल पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहता है। 15 मिनट में तो पेपर को पढ़ना है। और ये जो पेपर होगा बच्चों, 2 खंड में डिवाइड रहेगा, खंड अ में और साथ में खंड ब में, ठीक ना। खंड अ के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनको हल करने के लिए OMR दिया जाएगा। OMR पे उसको भरना होगा। और OMR भरते समय किसी भी प्रकार के इरेजर या राइटर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ब्लू या काले पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक ना। और बच्चों, यहाँ पे जो भी आपका खंड ब होगा ना, वो 50 नंबर का रहने वाला है। और आज का हमारा टारगेट यही है भाई कि अब की बार 22 फरवरी को हिंदी कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और बच्चों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा इस सेशन को ईमानदारी से देख लेता है, अंत तक समझ लेता है, अब की बार 22 फरवरी के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर लेगा। इस बात की पूरी गारंटी ले सकता हूं। तो आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे खंड अ के सारे प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद खंड ब के भी सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके सॉल्यूशन बताऊंगा। इसलिए वीडियो को मिस मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो बताओ बच्चों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हो जाएंगे। यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा, यहाँ पे द्विवेदी युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बच्चा कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध है कि कविता है कि कहानी है कि नाटक है। तो क्या बच्चा, ये एक निबंध है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बाबू कि गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या हरि कृष्ण प्रेमी की। तो बच्चे, यहाँ पे गबन किसकी रचना हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की समयावधि कब से कब तक मानी जाती है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, शुक्ल युग का जो टाइम पीरियड माना जाता है ना बच्चों, वो माना जाता है सन 1919 से लेकर के सन 1938 तक के जो भी बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसको शुक्ल युग की समय अवधि माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है, जीवनी है कि आत्मकथा है, भेंट वार्ता है कि रेखाचित्र है। तो नीड़ का निर्माण फिर से ये एक क्या है, आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। कई बार पेपर में आ चुका है, बताना है भाई कि द्विवेदी युग की है कि भारतेंदु युग की है कि प्रगतिवादी युग की है कि छायावादी युग की है। तो बच्चा, इसका पहला ऑप्शन द्विवेदी युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आ भी चुका है कि भैया मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की या सुमित्रा नंदन पंत की। तो मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शरण गुप्त की या मैथिली शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आज के सेशन में, सभी के सभी अब की बार बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं। और कॉपी कैसे लिखना है उसको जरूर देख करके जाना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे गलतियां कर देते हैं। वो जाने अनजाने में पहली बार बोर्ड में पेपर देने जाते हैं और उनको कॉपी लिखने का आइडिया नहीं होता है, सब कुछ गलतियां करके आ जाता है और जब रिजल्ट आता है ना तो पछताने लगते हैं। तो भैया सब कुछ बताऊंगा कि भैया कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। सबसे पहले सारे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे हल कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो बच्चों, ये माना जाता है सन कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है
सन 1843 से लेकर अब तक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मोतीराम किस युग के कवि हैं, तो ये हो जाएंगे रीतिकाल के। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कई बार हमने बता रखा है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोनिगात, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रकाश, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चा। इस पंक्ति में यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना भाई, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक ना। चलो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। रोला में हो या सोरठा में हो, दोनों में 4 चरण होते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार आ चुका है। आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो भैया क्या है, आ है। क्या है, आ है, अक है कि मान है, क्या है भैया, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2, 3 या 5 या 6। तो वाक्य के आधार पर या रचना के आधार पर वाक्य कुल मिलाकर के 5 प्रकार के होते हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना भाई, कई बार आ चुका है पेपर में। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन है भैया कि पीताम्बर में कौन सा समास होता है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होता है, कई बार आ चुका है भैया। बहुब्रीहि समास होता है, पिता है अंबर, अंबर के पिता कौन है, इसी को क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास इसमें होगा। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा, अश्रु होगा कि आंसू होगा कि रोना होगा कि आंख होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है, आंसू का तत्सम रूप क्या हो जाएगा भैया, अश्रु हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन भाई अभी कभी तुरंत रट लो, समझ लो, और कॉपी कैसे लिखना है इसको भी देख करके जाना, ठीक ना। कर्तरिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की होती है, ठीक ना, कर्ता की होती है। कर्तरिवाच्य में करने वाला की प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ताबिया शब्द में कौन सा वचन और कौन सा व्यक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, मनुष्य, बचपन या वह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या होता है भैया, संज्ञा के स्थानों पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए बच्चों हम यहाँ पे आगे बात करेंगे खंड ब के सारे प्रश्नों को यहाँ पे सोल्यूशन के साथ देखेंगे। उसके बाद कॉपी बोर्ड में कैसे लिखना है सब कुछ बताऊंगा, आइडिया, ठीक ना। कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आइए सबसे पहले खंड ब के प्रश्नों को पढ़ते हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आंसर देना होगा। यहाँ पे देखो एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पसंद है तो ये करिए, नहीं तो अथवा करके इसको भी आप हल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हमेशा 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। यह कोई बात नहीं है, एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण उनमें हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति और उपाय के लिए चढ़ का मुंह ताकता है, ठीक ना। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें संदर्भ बताना है, संदर्भ लिखना है, साथ में रेखांकन का व्याख्या करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे को आकर्षित क्यों हो जाते हैं। तो आइए बच्चों एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करेंगे, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, अगर आपको बोर्ड में कॉपी लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो भाई खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। इसी प्रकार से ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है और यहाँ पे हेडिंग लगाओ प्रश्नोत्तर संख्या पहला। और इसमें आप एक यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख सकते हो, यह कोई बात नहीं है, यहाँ से लेकर के की ओर देखता था। यहाँ पे देखो शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे लिख दो भैया कि हम इस पैसेज को हल कर रहे हैं, और यहाँ से लेकर हिंट दे दो कि हम इसी पैसेज को हल करेंगे, ठीक ना। अब आगे लिखेंगे संदर्भ। आगे क्या लिखेंगे, आपको संदर्भ लिखना है। अब बच्चों मैंने कई बार आपको बता रखा है कि भाई संदर्भ में 2 बातें लिखी जाती है। एक तो सबसे पहले पाठ का नाम, ठीक ना, पाठ का नाम, उसके बाद से लेखक का नाम यानी कवि का नाम। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को बोर्ड के पेपर में संदर्भ लिखना है, साथ में देखो व्याख्या करना है। तो देखो व्याख्या कहां से कहां तक करना है, रेखांकित अंश का खाली व्याख्या करना है। यह कोई बात नहीं है, यहां से लेकर के की ओर आकर्षित होते हैं, यहां से लेकर के यहां तक के सारे प्रश्नों को, सारे लाइन को क्या करना है, आपको व्याख्या करना है, अर्थ लिखना है। तो इसमें लिखेंगे बच्चा कि लेखक का कहना है कि ये बात कोई नहीं है
कि समाज में एक ही स्वभाव और विचार के लोगों के मध्य मित्रता होती है या हो सकती है। समाज में अपने से अलग विचार को देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा वो चाहते हैं ना कि जो गुण उनमें नहीं है वो गुण उनके मित्र में मिल जाए, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, अलग अलग विचार के लोगों से भी वो क्या कर सकते हैं, मित्रता कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखो पूछा गया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे राइट आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा बोर्ड में इसी प्रकार से आप सभी को कॉपी को रिप्रेजेंट करनी है और कहीं भी काटा पीटी वगैरह नहीं करना है, ठीक ना। लिखेंगे कि समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि जो गुण उनके मित्र में नहीं है वो गुण अपने मित्र में मिल जाए, ठीक ना। जो गुण उनमें नहीं है वह गुण उनके मित्र में मिल जाए। इस प्रकार से आप सभी को बोर्ड में कॉपियां लिखना है और इसी प्रकार से गद्यांश वाले प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना हो। वो तो गद्यांश था और यहाँ पे देखो पद्यांश पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गिरी लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरे सुने गुंग पुनि बेले रंग चले श्री छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो थी पाई। अब बच्चों करना क्या है, इस वाला सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। करना क्या है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है और इसमें अलंकार बताना है। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूछा गया है। कैसे लिखेंगे बोर्ड कॉपी में, इसको जरा ध्यान से आप समझिएगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा बच्चा यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको हिंट लिख देना है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा कर रहे हैं और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को लिखना है चरण कमल बंदो हरिराई और अंत में लिख देना बंदो तिही पाई, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई इसी वाले क्वेश्चन को आप हल कर रहे हो। अच्छा बच्चों क्या करना है, सबसे पहले पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में 2 बातें लिखी जाती है, सबसे पहले पाठ का नाम, उसके बाद कवि का नाम। इसमें लिखेंगे कि यह पद्यांश, ठीक ना, श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। तो बच्चों आप चाहोगे तो खाली पाठ का नाम लिख करके यहाँ पे पाठ का नाम क्या कर दोगे, पद, और कवि का नाम श्री सूरदास जी लिख दोगे। आपका पूरा का पूरा काम यहाँ से संदर्भ वाला हो जाएगा। 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, एक भी नंबर बाबू कटेगा नहीं आपका, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भैया रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। यहाँ पे देखो रेखांकित अंश क्या है कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। बस 2 लाइन का व्याख्या करना है। कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिए। इसमें लिखेंगे कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। इस प्रकार से आप सभी को रेखांकित अंश का व्याख्या कर देना है और अंत में बच्चों यहाँ पे अलंकार बताना भैया इसमें से कौन सा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चों इसमें रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, ठीक ना। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें भगवान जो श्री कृष्ण है उनके चरण कमल के समान कोमल है और जहां पे बच्चा किसी भी 2 वस्तु का आपस में कंपेयर किया जाएगा वहां पर रूपक अलंकार ही होगा। तीसरा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चा, अगला हमारा क्वेश्चन सेम सेम इसी प्रकार का आता है और आपको बताना होता है भैया देखो इसी प्रकार से संस्कृत में गद्यांश आता है और संस्कृत में गद्यांश को भी क्या करना होता है, आपको हिंदी में अनुवाद अर्थ वगैरह लिखना होता है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र असलम अस्ति। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। क्या करना है, इसका सबसे पहले तो संदर्भ लिख दो, उसके बाद से अनुवाद लिख दो। तो संदर्भ में एक ही चीज लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, ठीक ना, उसके बाद से अनुवाद लिख देना भैया, इसका अर्थ लिख देना है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र असलम अस्ति इत एव संस्कृत वर्णमस्य केंद्रस्य संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दारा सिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सत्यसाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत् यद तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारित। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 3 इसमें लिखेंगे और ऐसा नगरी भाषायाम कारित यहाँ से लेकर हिंट दे देंगे और इसमें लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अच्छा हिंदी में अनुवाद क्या करेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के केंद्र असली है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवा दिया था। इस प्रकार से आप सभी को बोर्ड के पेपर में इसका पूरा सॉल्यूशन हल कर देना है और इसी प्रकार से कॉपी बोर्ड में रिप्रेजेंट करनी है भैया। अगर आप ऐसा कॉपी लिख दोगे ना तो आप टॉपर बन जाओगे, इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूं, ठीक है।
अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला हमारा क्वेश्चन ये है चौथा नंबर क्वेश्चन, संस्कृत पद्यांश का आता है, ठीक ना, संस्कृत पद्यांश का यहाँ पे देखो सेम सेम वही वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर का पूछा जाता है। देखो करना क्या है, इसका भी संदर्भ लिखना है और अनुवाद लिखना है। कैसे हल करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। मानव हित्वा प्रिय भवति क्रोधम हित्वा न शुचत, ठीक ना, कामम हित्वार्थ, ठीक ना, भवती लोभम हित्वा सुखी भवेत। अब देखो ये करो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो दोनों में से किसी को हल करना है, क्या करना है, दोनों में से दोनों क्या करना है, या तो संदर्भ लिखना है और यहाँ पे अनुवाद लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला लिखेंगे। हिंट दे दो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का, और यहाँ पे संदर्भ लिख दो कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। अच्छा हिंदी में अनुवाद क्या करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी का भागी ना बने। इस प्रकार से आप सभी को बोर्ड में कॉपी रिप्रेजेंट करनी है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बच्चा, अगला हमारा क्वेश्चन जो कि खंड काव्य के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ये तो भैया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। यहाँ पे मुक्तिदूत लिखो, ज्योति जवाहर लिखो, मेवाड़ मुकुट लिखो, अगर पूजा, जय सुभाष, मातृभाषा, ठीक ना, मातृभूमि या कर्ण वाला या कर्मवीर भारती या तुमुल वाला, तो कोई भी लिख दोगे, आपका कोई भी माने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपने क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे याद कर सकते हो। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हिंट के तौर पर बता दे रहा हूँ कि प्रश्नोत्तर संख्या 5वां लिखोगे, जिससे आप लिखना है कि दूत सभा में द्रौपदी का चरित्र चित्रण करना है। तो यहाँ पे आराम से पूरे यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर सकते हो। 3 नंबर यहाँ से आपको दे दिया जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा जीवन परिचय संबंधित क्वेश्चन। जीवन परिचय बोर्ड में हमेशा 10 नंबर का पूछा जाता है, और बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे। तो चलो बच्चों मैं आप सभी को जीवन परिचय लिखने का तरीका भी बताऊंगा, साथ में बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है ये तो आप देख ही रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो निर्देश में क्या लिखा गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम भी लिखना है। सबसे पहले जीवन परिचय लिखोगे 3 नंबर, रचना का नाम लिखोगे 2 नंबर, यहाँ से मिल जाएगा भाई। देखो 10 नंबर का पूछा जाता है, कवि का और लेखक का जीवन परिचय। तो देखो 3 का यहाँ पे लिखना है, तीनों में से किसी एक को यहाँ पे लिखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी ढंग से, इसी तरीके के साथ आप सभी को बोर्ड में काफी लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। प्रश्नोत्तर संख्या 6वां का पहला जयशंकर प्रसाद हेडिंग लगा दोगे और यहाँ पे लिखोगे जीवन परिचय। इसमें लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद का काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, ठीक ना, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, ठीक ना। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया था। इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इनका जीवन बड़ा संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग के ग्रस्त होने की वजह से सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रचना का नाम लिख सकते हो तितली, कामायनी, झरना, चंद्रगुप्त, लहर, इस प्रकार से इनकी रचना का नाम है, आप आसानी से लिख सकते हो। और बच्चों एक बात और ध्यान में रखना कि अब की बार जीवन परिचय लिखते समय एक यहाँ पे 60 में भी जीवन परिचय लिख देना, ताकि एग्जामिनर बस खाली इसी को पढ़ करके आपका पूरा नंबर दे देगा। 5 नंबर तो यहाँ पे पूरा नंबर मिल ही जाएगा। नाम लिख दो जयशंकर प्रसाद, जन्म लिख दो इनका, पिता का नाम लिख दो, माता का नाम लिख दो, फिर यहाँ पे रचना का नाम लिख दो, और इनका कब मृत्यु हुआ था मृत्यु का नाम लिख दो भाई, कब किस डेट में मृत्यु हुआ था, पूरा नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से कवि का भी जीवन परिचय लिखना है, ठीक ना, संक्षिप्त में लिख दो भैया, नाम, जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, रचना और मृत्यु कब हुई थी। इसी को देख करके एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा। इससे हम यहाँ पे हल करेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय, यहाँ पे लिखेंगे बच्चा तुलसीदास का, यहाँ पे पूछा गया है तो तुलसीदास का जीवन परिचय हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें क्या लिखना है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी देवी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये सरजू पारिल ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। तभी स्वामी नरहरि दास ने इनको इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था और ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी से डांट सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया और इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन इत्यादि आदि का शिक्षा का ग्रहण अध्ययन किया था। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में ही हो गई थी। और इनकी फेमस रचना का नाम क्या है, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, तमाम प्रकार की रचना है। आप एक ही रचना का नाम लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा भाई, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। संक्षिप्त में इनका जीवन परिचय पक्का लिखना, क्योंकि इसी से नंबर मिलने वाला है, ठीक ना, इसको मत भूलना, ठीक है। चलो अब बच्चों आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन। आपको एक क्या करना है भैया, एक याद किया हुआ एक कविता लिखना है जो कि इस पेपर में नहीं आया हुआ है। लिखते हैं, समझते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें एक
आपका पद्यांश दिया गया था, उसको छोड़ करके जो भी आपको याद है ना उसके बारे में एक यहाँ पे कविता लिख दो। जैसे यहाँ पे लिख दो, आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाति स पंडित। आप आराम से इस प्रकार से कोई भी कविता याद करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है ना बच्चा, वो पूछा जाता है संस्कृत में आंसर देना होता है। 2 क्वेश्चन का 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे कि भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, ठीक ना, मूलम किम अस्ति, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे कि विश्वस्य स्पष्टता ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, इस प्रकार से लिख देना है। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे जरा ध्यान समझिएगा कि पुरुराज कह आसित, पुरुराज कौन था, तो भैया पुरुराज एक भारत वीर आसित, पुरुराज भारत का एक वीर था, ठीक ना। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर कह आसित, चंद्रशेखर कौन था भैया, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसित, इस प्रकार से आपको लिखना है। 2 ही यहाँ पे हल करना है। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ कि बीरह केन पूजते, तो भैया बीरह बीरेण पूजते, इस प्रकार से पूरा नंबर मिलेगा भैया जब आप ऐसे कॉपी को लिख करके बोर्ड में आओगे। टॉपर बनोगे भाई, 70 में 70 तो आसानी से अचीव कर सकते हो, इस बात की पूरी गारंटी मैं लिख सकता हूँ, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बच्चा, अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो कि निबंध का टॉपिक आता है, और ये बोर्ड के पेपर में हमेशा अधिक से अधिक नंबर में पूछा जाता है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण लिखना है, साथ में निवारण भी लिखना है, जनसंख्या के लाभ हानि और बताना है, नारी सशक्तिकरण के बारे में लिखना होता है। तो बच्चों आपको इसी चारों टॉपिक के बारे में निबंध लिखना होता है। तो कैसे हल करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम यहाँ पे हल करेंगे बच्चा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय के बारे में यहाँ पे निबंध लिखेंगे, और कैसे निबंध लिखना है, क्या आइडिया होना चाहिए, जब आपको याद नहीं है निबंध तो आप कैसे लिखोगे, इसके बारे में हम जरा समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हेडिंग लगा लो, प्रश्नोत्तर संख्या 9, यहाँ पे लिख दो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ठीक ना, ये आपका टॉपिक दिया गया है। सबसे पहले बच्चों देखो 2 बातें आपको कभी नहीं भूलना चाहिए निबंध को लिखते समय। एक तो शुरुआत में प्रस्तावना और अंत में उपसंहार। शुरुआत में प्रस्तावना लिखना है और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को पक्का लिखना है, ठीक ना, ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। इसमें यह लिखेंगे कि आज का मानव औद्योगिकीकरण की जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बन करके रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान नहीं रख रहा है। इस प्रकार से प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से बताना भैया इसका कारण क्या होगा, कैसे रोकेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, और अंत में क्या करना भैया, उपसंहार वाले टॉपिक को भी इंक्लूड करना, इसी में लिखना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कारण क्या लिखेंगे भैया, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाएंगे, प्रदूषण पर रोक लगाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों के अनावश्यक दोहन पर रोक लगाएंगे। इसमें आपको लिखना है, मैं आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ, लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप आसानी से देख करके लिख लेना। और यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या पर रोक लगाएंगे, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने को ज्यादा बोलेंगे, और अंत में उपसंहार वाले टॉपिक को पक्का लिखेंगे भैया। तो अभी जाकर के पूरा नंबर यहाँ से मिलेगा भैया, अगर आप इतने सारे टॉपिक को दिमाग में रख लेते हो तो, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना बाबू, देखो ये क्वेश्चन एक लेटर राइटिंग या एक एप्लीकेशन राइटिंग से क्वेश्चन हमेशा आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बोर्ड में हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा उत्तर प्रदेश रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख किया गया हो। तो दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से भैया मित्र को हम पत्र लिखेंगे, ठीक ना। किसी भी एक विषय पर यहाँ पे पत्र लिख दो। प्रश्नोत्तर संख्या 10वां, मित्र को पत्र लिखेंगे विषय में, यहाँ पे लिख दो सेवा में, ठीक ना। यहाँ पे लिख दो सेवा में प्रिय मित्र, उसका नाम लिख देना भैया, उसका नाम लिख देना, पता भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। विषय में यहाँ पे नाम लिख दो शादी में बुलाने के लिए। प्रिय मित्र मैं अविनाश कुमार, ठीक ना, आपको यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी छोटी बहन, जिसका नाम यहाँ पे लिख दो, की शादी तय हो चुकी है और शादी की तारीख इतना को है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप बहन की शादी में आने का कष्ट करें या अवश्य पधारे। और अंत में लिख देना सह धन्यवाद अविनाश कुमार, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे डेट भी डाल देना। और इसी प्रकार से आप सभी को मित्र को पत्र लिखना है। दैनिक जीवन में भी आपको मित्र के पत्र लिखना होगा ना, तो इसी प्रकार से आप सभी को मित्र को पत्र लिखना है। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो। और जितने बच्चे अब की बार 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सके, आसानी से इसको देख सके और कैसे स्कोर करना है 70 में 70, इस बात को भी जान सके। तो बच्चों जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।